नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आपका स्वागत करता हूं रोजाना की तरह अपने खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में। आज दोपहर करीबन 1 बजे 12 से 1 बजे के करीबन एक अच्छी खबर ये आई कि बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि उन्होंने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बना ली है। हालांकि ये दवा उन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टेज के लिए दवा और उनके लिए भी दवा है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो भी इस दवा का सेवन कर सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद शाम होते होते खबर ये आई कि इस पर आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लिया और आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी है फिलहाल। उनका कहना है कि आप हमें पहले टेस्टिंग दीजिए, जिसके बाद हम ट्रायल जो आपने किया वो ट्रायल रिपोर्ट चाहिए उनको। अभी इस पर रोक लगा देगी। अच्छी खबर आने के बाद में अचानक जब ये खबर आती है तो वाकई में सबको हैरान कर देती है। इसी खबर पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि बाबा रामदेव ने कोरोना की मेडिसिन बनाने का दावा वो भी 100% दावा किया। लेकिन बाबा रामदेव की स्पीच को अब नियरली सभी वेबसाइट से सभी जगहों से हटा दिया गया। उसके पीछे वजह ये दी गई है क्योंकि अभी इसको आयुष मंत्रालय इस पर रोक लगा दी है। तो जब तक इसका ट्रायल नहीं हो जाता है, तब तक ट्रायल रिपोर्ट आयुष मंत्रालय के पास दावा साबित नहीं कर देते हैं, तब तक ये इस पर रोक जारी रहेगी। तो इसी पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं और हमारा मुद्दा क्लियर है कि अगर जो बाबा रामदेव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से परमिशन ले ली, जहाँ जहाँ से परमिशन की आवश्यकता थी वहाँ से परमिशन ली गई है। तो इसके बाद में ऐसा क्या मामला अब आप सामने क्यों आता है कि आयुष मंत्रालय ने इसमें संज्ञान लिया, उन्होंने रोक लगा दिया, कहा कि आप पहले ट्रायल रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद में आप इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब उनके विज्ञापनों पे, एडवर्टीजमेंट पे, इन सभी पर रोक लगा दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, वाकई में बेहद चौंकाने वाली खबर। इसी पर हमारी चर्चा होगी, इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर। इस पर हम इसलिए आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें हम और भी कई चीज़ें बताएंगे। बाबा रामदेव की दवाई में क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के आधार पर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसको खोज निकाला है, वो सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम इस पर आपके साथ अहम चर्चा को शुरू कर सकें। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए बहुत खास है क्योंकि बाबा रामदेव ने जब दावा किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नीम्स के कुलपति या वाइस चांसलर हैं मिस्टर तोमर, उनको भी क्रेडिट दिया कि उन्होंने मिल करके इस दवा का इन्वेंशन किया। और उसके बाद में और काफ़ी उन्होंने दावा ये कर दिया कि 7 दिन में 100% लोग सही हो जाते हैं। 3 दिन में 69% लोग सही हुए थे और 7 दिनों में 100% लोग सही हो गए। तो इस खबर के आने के बाद में पूरा हड़कंप मच गया, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि जिस वैक्सीन को खोजने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े देश लगे हुए हैं, उन्होंने अभी तक इसकी दवा नहीं बना पाए हैं। और जबकि बाबा रामदेव की पतंजलि योग शिविर ने नीम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके उन्होंने दवा बना ली है। अब इस दवा को बनाने के बाद में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो जब खबर फैलने लगी, विज्ञापन का शुरू हो गया कोरोना किट का, दिव्य कोरोना किट का जो बनाया था, कोरोनिल दवा बनाई है उन्होंने। तो इस दवा को लेकर क्या तहलका मच गया कि ये दवा काम करेगी। अब इस पर फिर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पूरी दावे शुरू हो गए। कोई कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पहले जो आपने ट्रायल किया है जिन लोगों पे, उनकी रिपोर्ट दीजिए। जब वो ट्रायल रिपोर्ट सही पाई जाएगी उसके बाद आप विज्ञापन कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव की जो दवा है उसमें जो मटेरियल बताया जा रहा है, अश्वगंधा, मुलेठी और गिलोय, ये सब चीज़ बताया जाए, वो बाबा रामदेव हमेशा बताते भी रहे हैं। जितनी बार भी उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, चाहे वो टीवी पे आए हैं, चाहे वो अपने पर्सनली इंटरव्यू शेयर करते रहे हैं, तो उन्होंने हर बार ये चीज़ कहा है कि इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो 3 दवाएं बना देना, नीम्स यूनिवर्सिटी को लेकर के, जो नीम्स मेडिकल कॉलेज है उसको बता देते हैं कि उन्होंने मिल करके ये प्रोडक्ट बनाया है। जिस पर चर्चा इसलिए बेहद अहम है कि आखिर अगर इन्होंने परमिशन सब इनके पास था, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटे से 1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार कई दफ़ा ये बात कही गई है बाबा रामदेव की तरफ से कि हमने हर तरीके की सर्टिफिकेशन करा ली है और हम इसलिए इसका इंतजार कर रहे थे ताकि इसकी प्रामाणिकता साबित हो जाए। तो इन्होंने कहा हमने ब्लाइंड टेस्ट भी किया, सब कुछ कर लिया था। तो क्या आपको ये ज़रूरत नहीं समझ में आई थी कि इसके लिए आपको आयुष मंत्रालय की परमिशन लेनी होती है? अगर आप जो भी ट्रायल करते हैं वो ट्रायल क्या आप आयुष मंत्रालय को पहले देनी होती है। अगर जिस भी डिपार्टमेंट में आप एलोपैथी कहते हैं तो आपको उसके डिपार्टमेंट में आपको अपना पूरा रिसर्च दिखाना होता है, पूरा ट्रायल सिस्टम दिखाना होता है। अगर उस तरीके से आप नहीं दिखाते हैं तो उस पर रोक लग जाती है। लेकिन बाबा रामदेव से इस तरीके की गलती, इस तरीके की जो चीज़ें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। तो क्या बाबा रामदेव अपने मन से किसी भी बात से सरकार को नगण्य मानते हुए उन्होंने इसकी लॉन्चिंग कर दी, ना आयुष मंत्रालय से परमिशन लेने की कोशिश की, ना उसको समझने की कोशिश
टेस्ट की, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, इसको समझने की ज़रूरत है। बाबा रामदेव इसका मतलब जो भी चीज़ें लेकर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है, क्योंकि वो मंत्रालय की परमिशन लेना सोचते हैं, बाद में परमिशन ले लेंगे, बाद में परमिशन मिल जाएगी, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो ये बहुत अहम है, इसको समझना होगा हमें। बाबा रामदेव ने, चूंकि ये मामला इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि कोरोना को लेकर के दवा बनाई गई थी, कोविड-19 को लेकर दवा बनाई गई थी, जिसकी दवा का बताया जा रहा है। और रामदेव ने और जो उनके आचार्य बालकृष्ण हैं, जो उनकी संस्था को देखते हैं पूरी तरीके से, उन्होंने कहा कि हमने 400 से 500 रुपये में दवा बना दी है, जिसको लेकर के लोगों को आराम फायदा मिलेगा और कोरोना का 100% मरीज सही हो जा रहा है। हालांकि अभी हमने इसे सेकंड और थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज पे नहीं तय किया है, लेकिन शुरुआती लक्षणों के साथ में जब होता है तो वो इसके सेवन से सही हो जाएगा, लगभग 7 दिन में ही सही हो जाएगा। अगर 7 दिन में वो मरीज सही हो जाता है तो फिर वो किट जो बनाई गई है बाबा रामदेव की तरफ से, वो 1 महीने की किट क्यों बनाई गई है, ये भी सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना खत्म, रुकता नहीं, खत्म ही हो जाता है। तो फिर 1 महीने की किट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर आपकी दवा आपने इतनी तरीके से प्रामाणिकता कर दी है, और कहीं भी उन्होंने, रामदेव ने ये नहीं बता दिया कि जब भी कोई रिसर्च होती है, जब भी कोई रिसर्च किया जाता है तो ये बताया जाता है कि हमने 2000 लोगों पर रिसर्च किया, हमने 3000 लोगों पर रिसर्च किया। इनके उन्होंने रिसर्च का जो बताया है, इन्होंने बताया कि हमने 18 साल से लेकर के 65 साल की उम्र के ऊपर ये ब्लाइंड टेस्ट भी किया और इन दवा का ट्रायल किया। लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि आप उसमें संख्या बताएंगे, 18 से 65 में हो सकता है कि हर उम्र का आपने एक ही व्यक्ति ट्राई किया हो और उस पर आपने ट्राई किया, उस पर पास हो गया हो। अगर इस तरीके से वैक्सीन या दवाइयाँ प्रमाणित होने लगती तो अब तक दुनिया में सभी लोग बना चुके थे, क्योंकि कई वैक्सीन और कई दवाइयाँ ऐसी ही बनी जो काम कर रही थी, कई लोगों पर उसको वर्क किया है, कई लोगों पर उसका काम किया है, लेकिन उन्होंने हड़बड़ी में आके एक प्रोसेस के तहत ना जाने की वजह से वो तुरंत आगे नहीं कहते कि ये काम करने लगा। अगर इसी तरीके से बात करें तो कई लोगों पर HCQ भी काम कर गई थी, कई लोगों पर मलेरिया की दवाई भी काम कर रही, कई लोगों पर TB की भी दवाइयाँ, टीका भी काम कर गया था। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया ना कि वो कोरोना का इलाज है। तो बाबा रामदेव को इतनी क्या जल्दी थी, इतनी क्या मार्केटिंग करने की ज़रूरत थी, इसको इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक आपके पास में आपने बना लिया, आपने कहा हमने दुनिया के डॉक्टर, दुनिया की रिसर्च करवा लिए, उसके बाद में आपने अपने देश की सरकार से उसका परमिशन या अपनी ट्रायल रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं समझा। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। इसको रामदेव जैसे लोग जो भी हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, इन्होंने इसको कर दिया, माना। हम उम्मीद करते हैं कि जो रामदेव दावा कर रहे हैं वो 100% सही हो और सही साबित हो, लेकिन सबकी एक प्रक्रिया होती है। अगर आप किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं, किसी दवाई या मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप किसी चीज़ को करते हैं तो उसका मंत्रालय होता है, उनको अपनी रिपोर्ट दिखानी होती है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वो प्रमाणित करते हैं, तब तो दवाएं लेंगे। अब रामदेव ने आज इतना भी ऐलान कर दिया कि अगले 3-4 दिन, अगले 1 हफ्ते ये बड़ा धमाका किया है, अगले सोमवार को एक बड़ा धमाका करेंगे, हम इसके लिए ई-कमर्शियल वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, मतलब पूरी की पूरी मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी, और आपके पास 2 घंटे में दवाएं पहुंच जाएंगी, और बहुत इंटीरियर एरिया होगा तो भी वहां पे 2 से 3 दिनों में दवाएं पहुंच जाएंगी। मतलब कि सरकार की परमिशन नहीं है, सरकार की ओर से कोई परमिशन लिया नहीं गया है, सरकार को ट्रायल रिपोर्ट दिखाया नहीं गया है, लेकिन दवाइयां मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को भी इसके जरिए अपना इंटरव्यू दिया गया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कटवाई गई। हालांकि बाद में आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लेकर वो सारे वीडियोज चैनलों से कहा कि हटा दें, और कहीं भी अगर आयुष मंत्रालय बाबा रामदेव के एडवर्टीजमेंट वाले ऐड दिख जाते हैं, अगर वो ऐड करते हुए मिल जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी, जो भी उसका प्रचार प्रसार करता है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ क्लिनिकली प्रमाणित नहीं होती है तब तक उसको आप बाजार में नहीं बेच सकते हैं, चाहे वो एक बिस्किट क्यों ना हो। और वो तो बात अलग कर दी, आपने कोरोना की दवा बना दी, जिसको लेकर पूरे दुनिया में हाहाकार मचा इतने स्मूथली। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी आपको दिखाया था, इसलिए क्योंकि हमें लगा था कि बाबा रामदेव अक्सर ऐसा दावा करते हैं, देखते क्या उनका दावा बहुत बड़ा साबित होता है। खैर, उन्होंने कहा कि हमने कर दिया, ट्रायल कर दिया, इतने लोगों पर ट्रायल किया, पतंजलि योग शिविर ने, नीम्स ने। अब मुझे ये बता दें, जो नीम्स के डायरेक्टर हैं मिस्टर तोमर, उन्होंने कौन सी दवाइयाँ अब तक बनाई हैं? वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चलाने वाले हैं, व्यवसायी हैं, माना कि उनके पास डॉक्टरी डिग्री है, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिन्होंने किसी मेडिसिन को बनाया हो। जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी के पास है तो आप अमेरिका में हैं, उनके पास में है, स्टीव जॉब्स की कंपनी है,
उनके पास बिल गेट्स की जो कंपनी है उसके पास सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने कई मेडिसिन बनाई है, उन्होंने कई वैक्सीन बनाई है। जब वो अभी तक की इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि बनेगा नहीं बनेगा, मुझे कतई ये शक नहीं है कि इंडिया में वैक्सीन बन सकता है कि नहीं बन सकता, मुझे इस पर नहीं शक है कि इंडिया में वैक्सीन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, कभी कोई आकर के ऐसी ऐसी खबरें आई हैं, कोई कह रहा है ताबीज पहन लो तो कोरोना सही हो जाएगा, कोई कोरोना देवी की पूजा करने लगा सही हो जाएंगे। अब बाबा रामदेव ने अपनी एजेंडा चलते हुए, रामदेव का बहुत अच्छा मार्केट है, और उन्होंने अपना खबर ये चला दिया कि अब ये आपको पतंजलि की दवा मिलेगी, आप पीजिए आप सही हो जाएंगे। 3 तरह दवाएं बना दी, एक खाली पेट खाना है, एक खाने के बाद खाना है, एक ड्रॉप बना दे इसको नाक में डालना है, और बोला कि कोरोना आपके रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, खत्म ही हो जाएगा, मतलब कोरोना आएगा नहीं, वायरस ही खत्म कर दिया जाएगा। जबकि नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है उसका मतलब ये होता है आपके अंदर एक जो कोरोना होता है उसका एक एंटीवायरस डाला जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कभी कोई कंप्यूटर सिस्टम आप लेते हैं, उसके अंदर वायरस आता है तो उसके अंदर एंटीवायरस डाला जाता है। एंटीवायरस इसलिए डाला जाता है कि वो वायरस होंगे तो आपके शरीर में, लेकिन वो कभी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। शरीर के अंदर हर वायरस होते हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने कहा वो वायरस खत्म ही कर देगा। तो ऐसा नहीं है, वायरस सभी के अंदर होता है। एंटीवायरस या टीका इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपके अंदर वो वायरस होंगे लेकिन वो कभी भी एक्टिव मोड में नहीं आ पाएंगे। तो ये वजह थी। लेकिन रामदेव को इतनी जल्दी थी, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े से लोगों को बुलाया, बहुत सारे पत्रकारों को बुलाया, और बड़े मीडिया उसको इंटरव्यू भी अपना दिया, और जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इतना रिसर्च किया और सामने जो चीज़ें रखी थी। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू ये बात सामने आती है कि जो बाबा रामदेव जिस चीज़ से दावा कर रहे हैं कि हमने बना दी है, तो उसमें अधिकतर औषधि वो हैं जो भारतीय मसाले हैं, जिनको वैसे भी नॉर्मली लोग अपने मसालों में खाते हैं भारतीय। क्यों विदेशों में ज़्यादा कोरोना फैला, अब आपको समझाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए विदेशों में मसाले की यूज बहुत कम होता है। दिल्ली या मुंबई जगह जैसे जगहों पर भी एस्टोकार्ट और बड़े लोग मसाले कम खाते हैं, उबले चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मसाले जो बता रहे तो दालचीनी है, तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची है, ये सब चीज़ों ने बताया। और गिलोय, और उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो गिलोय 5 रुपये किलो मिलता था वो गिलोय 500 रुपये किलो बिकने लगा। तो मतलब मार्केट बहुत अच्छा उठा है, इसका मतलब उसका फायदा हो रहा है। यकीनन इस बात का दावा करा जा सकता है कि आयुर्वेदा में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन अगर मैंने या आपने या किसी भी संस्थान ने या बाबा रामदेव ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी मेडिसिन बनाते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी लाइसेंस लेने की एक प्रक्रिया होती है, उसको प्रमाणित कराने की प्रक्रिया होती है। आप किसके आधार पर उस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाबा रामदेव कह देंगे, उन्होंने उस पर लिख दिया है कि ये इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी गेनर बनाया है। पहली बात तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, उस पर ये कहीं नहीं लिखा है कोरोना को खत्म करने की दवा है, उस पर यह लिखा है इम्यूनिटी गेनर। और जो बाबा रामदेव कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने कोरोना की मेडिसिन बनाई है, तो आपने उस पर यह क्यों नहीं लिखा कि ये कोरोना डिजीज इंडर है, कोरोना को खत्म करने वाला है? उनकी दवाई के डब्बे पे ध्यान से देखिएगा तो उस पर लिखा है इम्यूनिटी गेनर, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, इससे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो शुरुआत से सभी डॉक्टर्स और बड़े बड़े रिसर्चर कहते आए हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो आपके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको इंग्लिश में इम्यूनिटी और हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, अगर वो आपके अंदर अच्छी है तो आप कोरोना से बच जाएंगे। कोरोना वायरस जो होता है वो सर्दी जुकाम का भी लक्षण होता है, लेकिन वो दूसरी तरीके से होता है, जो बहुत कम हावी होता है, जिससे हम बच जाते हैं। जो कुछ दिनों में हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं और 2-4 दिनों में हमारे पास से वो सर्दी सही हो जाती है। क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वहाँ पे कमज़ोर होती है, तो हमारे सर्दी या जुकाम लग जाता है। वही कोरोना के साथ में है, अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो हमें कोरोना आ सकता है, हमारे अंदर कोरोना अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आपने दवा बनाई है, अगर आप दवा बनाने का दावा करते हैं, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी ये है कि आप उस पर यह क्लियर लिखिए कि कोरोना की दवा है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सर दर्द की दवा बना दी है, तो उन्होंने कहा नहीं ये सर दर्द की दवा नहीं है, ये आपको खुश कर देगा ताकि आप सर दर्द भूल जाओगे, ये वाली बात हो गई। तो वो तरीका नहीं है। यहाँ पर यह है कि आपको अगर आपने दवा बनाई थी तो यू हैव टू राइट ऑन दैट बॉक्स कि ये कोरोना को ख़त्म करने की दवा है, लेकिन आपके डब्बे पे ये लिखा है कि ये कोरोना इम्यूनिटी गेनर है, इम्यूनिटी आपको बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, चाहे वो गिलोय हो, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे वो दालचीनी हो, चाहे वो भारतीय मसाले क्यों ना हो। भारतीय मसालों की इतनी अहमियत है, आप मान चलिए कि उनके सेवन से भी बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवन करने से बहुत सारे रोग आपको पकड़ भी लेते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ को बैलेंस में लेके जाना है, औषधि को औषधि की तरह पे इस्तेमाल करना है। मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको बीमारी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि इम्यूनिटी बढ़ाने, बाबा रामदेव ने कह दिया कि दालचीनी काम करती है, तेज इलायची काम करती है, बड़ी इलायची काम करती है, गिलोय काम करती है, तो आप दिन भर आप पानी की जगह गिलोय ही पीजिए।
अब ऐसा ना हो जाए कि आप मसाला खाना उससे सादा भी खा लेते थे, तो आप दिन भर दालचीनी और तेज मसाले, गरम मसाले में ही खाना बनाना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन आपको दूसरी बड़ी बीमारी आपको पकड़ लेगी, और वो बीमारी बहुत घातक होगी, उसमें आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बाबा रामदेव की हड़बड़ी और देखी गई, उनको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका है कि ऐसे समय में जब कोरोना की कोई भी मेडिसिन आएगी, तो अगर उस पर थोड़ा सा मंत्रालय ध्यान नहीं देता, तो अगर ये इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होता, तो वो तकरीबन इसकी बहुत सारी दवाइयाँ बेच चुके होते और मार्केट में सेल होना शुरू हो जाता। अब क्या है, पहले मैं आपको ये जिक्र कर दूं कि वो दवा आपको नुकसान भी नहीं करती, जो रामदेव की तरफ दवा दी जा रही है वो नुकसान भी नहीं करती, आपको फायदा करती। लेकिन जो सोच के आप सोच रहे थे, खा रहे थे कि कोरोना इंडर है, तो आप हो सकता था आप वो दवा लेने के बाद में आप खुलेआम घूमने लगते, आपको कोई मास्क भी नहीं पहनने की जरूरत होती, आप सोशल डिस्टेंसिंग चीज़ों को भी अवॉइड करने लगते। लेकिन उसमें क्या है कि वो आपकी इम्यूनिटी गेन करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा, अब आप ट्रायल करने जाएंगे क्या कि कोरोना का मरीज उसको छू कर देखेंगे आपको अटैक करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो मैं जबरदस्ती जाके बम के सामने खड़ा हो जाऊं और कहूँ मैंने तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको इस बात कहा जाता है कोरोना का इलाज है, तो अगर मुझे कोरोना हो जाए तो उसके इलाज भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जितनों पर ट्रायल किया उन्होंने 100% उस पर नतीजा आया। अब कितने लोगों पर ट्रायल का एक आंकड़ा देना होता है, आपने कितने लोगों पर किया, 1000, 500, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, कितने लोगों पे आपने उसकी ट्रायल की है, वो रिपोर्ट देनी होती है। अब आयुष मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी और जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं तब तक रामदेव को इस तरीके के विज्ञापन पे, इसके हर तरीके के किसी भी एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, और जो भी कोई इसका प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आएगा उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको भी आसपास कोई इसका प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आता है, अगर आपको रामदेव के स्टोर, पतंजलि स्टोर पे इसका प्रोडक्ट सेल होते दिखता है, तो उसकी शिकायत आप थाने पर जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी क्लिनिकली भारत सरकार द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है। तो रामदेव की जल्दबाजी, हड़बड़ी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर के अब तक उनके हालांकि अधिकतर प्रोडक्ट अच्छे रहे हैं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रामदेव ने जो दवा बनाई है वो कोरोना को लेकर के आपको कोरोना से बचा नहीं सकता है, बचा सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर मान लिया कि वो दवा एंटी को किसी करेगी, किसी को असर करेगी, क्योंकि उन्होंने ये भी बात कही थी, ये भी बात ध्यान देना है, उन्होंने कहा ये डायबिटिक वालों के लिए फायदा होगा। और जबकि कोई भी ट्रीटमेंट होती है, कोई भी दवा होती है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए एकदम स्पेसिफिक पाई होती है, उनके लिए अलग से होती है, उनके लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन उन्होंने कहा ये वो भी खा सकते हैं। तो इसका मतलब या तो आपने वो औषधि बनाई है जो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी गेन करेगी, जिसको आपने और चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला के आप, आचार्य बालकृष्ण और जो मिस्टर तोमर है निम्स के वाइस चांसलर, और उनके साथ में और सारे जो डॉक्टर्स थे, वो इस तरीके दावा क्यों कर रहे थे कि ये कोरोना का इलाज है। कोरोना का इलाज कहने का मतलब हो जाता है कि अगर मैं कोरोना हो जाए तो मेरा आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी जो कोरोना ठीक हो रहे हैं उनके अंदर इम्यूनिटी गेन करवा के ही उनको कोरोना से फ्री कराया जाता है, कोरोना से बच पा रहे हैं। इलाज इस तरीके से नहीं होता है। अभी तक की जो भी मान लो कोरोना पॉजिटिव होता है तो उनके ऊपर तरह तरह की दवाइयाँ या फिर उनको कुछ खाने पीने की अच्छी चीज़ें, फ्रूट्स, फल वगैरह दे करके उनकी इम्यूनिटी गेन करवाई जाती है, जिससे वो रिकवर करने लगते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो 65 साल से ऊपर, आप सुनिए, बाबा रामदेव ने कहा कि हमने 18 से 65 साल पे इसका ट्रायल किया है। आप सुनिए कि चूंकि कोरोना का जो इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा असर है वो 10 साल से कम के बच्चों पर और 60 साल से ऊपर वालों के ऊपर कोरोना का असर ज़्यादा होता है। अब आपका ट्रायल 18 से 65 के बीच में है, तो आपने उन्हीं लोगों को चुना है जिनकी इम्यूनिटी पहले से भी बेहतर होती है, तो उनके ऊपर आप ट्रायल कर रहे हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि 60 साल से बाद वाले व्यक्ति के लिए आप बचाने के लिए वो मेडिसिन होगी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट होगी, उसको इलाज कहा जाएगा। जिनकी इम्यूनिटी पहले से अच्छी, जिनको दावा ये पता है सभी को कि 18 से लेकर के 60 की उम्र तक की आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती है, तो इसलिए आप उससे रिकवर कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ें और होंगी तो वो आपको बचा सकती हैं। दवाएं वो होती हैं, इलाज उसे कहते हैं जो क्रिटिकल केसेस में भी जा करके लोगों को बचाया जा सके। अब इन्होंने कहा कि अभी हमने वो परीक्षण नहीं किया है, उस परीक्षण को हम कहेंगे कि आदमी वेंटिलेटर पे हो और हम उसको आयुर्वेदा से बचा लें, तो इस तरीके से इस दवा से बचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जब तक ये भी नहीं ट्रायल हुआ तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी, इस बात को समझने की बहुत ही ज़रूरत है।
क्योंकि रामदेव को कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा मार्केट नजर आ रहा था, बहुत बड़ा बिजनेस नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको फटाफट करके इन्होंने अपनी लॉन्चिंग कर दी कि हम फटाफट इसको बेचना है, मार्केटिंग करनी है, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे हम ट्राई करते रहेंगे और लोगों के पास पहुंचने लगता है तो लोगों को कुछ ना कुछ में अच्छी चीजें ही मिली हैं तो उनको उसका असर दिखने लगेगा और वो कहेंगे कि हो गया। तो आपने पहली बात, आपने जो परीक्षण का अगर लाइसेंस लिया था तो आपने ट्रायल रिपोर्ट क्यों नहीं दिया सरकार को, आपने आयुष मंत्रालय को क्यों नहीं दिया, आयुष मंत्रालय को नोटिस जारी करे क्यों कहना पड़ा कि आप भी ट्रायल रिपोर्ट दीजिए ताकि उसके बाद जब आप बेच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि सरकार का कोरोनिल पर रोक लगाना जायज़ है क्योंकि बिना संवैधानिक तरीके से मार्केट में जुटाना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी देश पर दुष्प्रभाव जिम्मेदार का सरकार ही होता है, ठहराए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी जिम्मेदारी को सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर कुछ भी चीज़ें घटनाएं होती हैं तो पहले सरकार से पूछा जाता है। अगर कोई कंपनी बैंक भाग जाती है, जानते हैं हम इसके जिम्मेदार नीरव मोदी हैं, लेकिन फिर भी हम पहला सवाल सरकार से करते हैं। तो सरकार चूंकि उनकी सिक्योरिटी लेती है, सरकार उनको बिजनेस करने की परमिशन देती है, तो इसीलिए जवाबदेही सरकार की होती है। तो ऐसे में बाबा रामदेव की ओर से लाया गया ये प्रोडक्ट वाकई में भ्रमित था और लोगों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। इनको कहीं लगा, चाहे वो बाबा रामदेव की प्रोडक्टिविटी हो, हमेशा स्वदेशी कह के देश में अपना प्रोडक्ट लाने की बात कह करके और इस तरीके से पैसे बनाने की जो मार्केटिंग है। पहली बात तो जो बाबा आचार्य बालकृष्ण की बात पर मुझे बहुत काफ़ी हंसी आई, उन्होंने कहा कि हमने इसमें ये चीज़ें मिलाई हैं और इसकी अगर हम सारी बातें जोड़ लें तो ये जो इसकी कीमत रखी गई है करीबन 500-600 रुपये की कीमत की किट है। तो जिसकी कीमत रखी गई है वो उससे आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है और इसमें हमने 2-4-5 रुपये जोड़े, खाली लागत ली है। तो पहली बात तो जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पूरा तो आप खड़ी खड़ी दालचीनी या पूरे खड़े मसाले डाल नहीं रहे हैं, वो इसमें कई mg में पड़ते हैं, मिलीग्राम में पड़ते हैं और mg में अगर डालेंगे तो तकरीबन अगर 30 गोलियां ही बनेंगी तो उनकी लागत मैक्सिमम से मैक्सिमम इस सब चीज़ों से मिला करके मैक्सिममली वो दवाइयाँ 150 से या 200 में बन जाएंगी। उतनी दवाइयाँ जो एक महीने किट बनाने की बात कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग प्राइस रखी गई है 500 से 600 रुपये। तो ये सब चीज़ें भी समझने की जरूरत है। लोगों को देशभक्ति कहना, लोगों को चाइना के सामान का बहिष्कार करवा करके और देशभक्ति के नाम पे ऐसी चीज़ों को घोलना, ये बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसको समझिए, समझने की ज़रूरत है। अगर आप पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनका मार्केट अनदर प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको स्वदेशी, अच्छी बात है, स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप ये मत दावा करो कि हम उस पैसे से प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, क्योंकि जब भी आपकी आय दिखाई जाती है, इनकम दिखाई जाती है, तो आपकी कंपनी 2000 करोड़ से 4000 और 4000 करोड़ से 8000 करोड़, मतलब दुगनी चक्रवृद्धि के दर से बढ़ रही है आपकी कंपनी। तो ये मत थोपो, ये मत कहिए कि आप देशभक्ति के लिए हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, स्वदेश की सेवा करने के लिए प्रोडक्ट खरीदिए। आप कहिए आप बिजनेस कर रहे हैं, बस ये अंतर है कि आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट और आपकी सेल हुई प्रोडक्ट से जो पैसा होता है वो देश में ही रहता है। ये अच्छी बात है, ऐसी कंपनियां होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम चाइना का बहिष्कार कर देते हैं और जब मेड इन इंडिया की बात आती है तो हम उसको चीज़ों को देशभक्ति के तौर पर बेचने की क्यों जरूरत कर पड़ती है? हम उसमें देशभक्ति ला करके क्यों बेचना चाहते हैं? अरे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, आपके प्रोडक्ट के अंदर बात होगी, तो वही पतंजलि का चाहे टूथपेस्ट हो चाहे कोलगेट का टूथपेस्ट हो, हम सेम रेट में, अगर उससे महंगा होगा तो भी हम उसको खरीदेंगे अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप देशभक्ति का तड़का लगा करके और लोगों को जबरदस्ती मजबूर करके कोई प्रोडक्ट खरीदवा नहीं सकते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से बात की जाती है, अब आपके सामने एक संत बैठा है, योग गुरु बैठे हैं, लेकिन मेरे नज़र में मैं उनको योग गुरु पहले वो थे, लेकिन वर्तमान में वो बिजनेसमैन हैं। वो अपने किसी भी योगा शिविर में जब आपको बताएंगे तो वो कहेंगे गिलोय खाइए, लेकिन गिलोय के साथ में वो बताएंगे कि पतंजलि की घनवटी आती है, आप घनवटी खाइए। आपको ये है तो आप ये पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको ऐसा है तो पतंजलि का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। भाई आप संत हैं, अगर आप उसको सर्वार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए ला रहे हैं मार्केट में, तो आप बता दीजिए भाई आप गिलोय खाइए। आप क्यों कहते हैं आप घनवटी खाइए? आप क्यों कहते हैं कि भाई एलोवेरा का जूस आदमी घर में बना सकते, तो आप ये क्यों कहते हैं कि एलोवेरा का जूस आप पतंजलि का लेके पीजिए, बाकी बेकार होता है? आप ये क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं कि दूसरे का जो टोमेटो सूप है वो आपके टोमेटो सूप से बेहतर है, आप दूसरे टोमेटो सूप बेकार है, वो आपका टोमेटो सूप बेहतर है, आप ओरिजिनल बनाते हैं? अरे भाई आप बेचिए, लोगों को अच्छा लगेगा, खाएंगे, मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। लेकिन उसमें मुझे ऐतराज इस बात से है कि जो आप देशभक्ति का चाशनी उसमें डुबो देते हैं किसी प्रोडक्ट को लगा करके, वो बड़ा गंदा है। जैसे कि आप मान लिया
पतंजलि घी बेचते, तो आप देखते हैं गाय का शुद्ध देसी घी। अब इस लाइन पे मुझे ऐतराज इस बात का है क्योंकि गाय का देसी घी नहीं होता है, गाय की दूध का देसी घी होता है। तो इसको भी लाइन को अगर बाबा रामदेव अच्छे से सुन रहे हैं, अगर मुझे कहीं तो समझ में आ रहा है उनको, तो इस लाइन को करेक्ट करें, अपनी टैग लाइन को करेक्ट करें, क्योंकि गाय का देसी घी नहीं होता है, गाय की दूध का देसी घी होता है। तो थोड़ी सी हिंदी मिस्टेक है, देशभक्ति की चाशनी में डुबोते समय इस लाइन में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि गाय का देसी घी आप नहीं बना रहे हैं, आप गाय के दूध का देसी घी बना रहे हैं। तो ये लिखिए गाय के दूध का बना हुआ देसी घी, ये मत लिखिए गाय का बना देसी घी। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। एक तो आप देशभक्ति की बात करते हैं, गौ माता की पूजा कर रहे होते हैं, गौमूत्र और गोबर और इन सब चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा आप दूसरे लोगों को आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो देशभक्ति और आयुर्वेदा की ओर लौटें, और आपकी हिंदी लाइन में लिखा है गाय का देसी घी। तो उस लाइन को पढ़िएगा, उस लाइन पर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा कमेंट सही लग रहा हो तो उस पर आप जवाब दीजिएगा। क्या पतंजलि देसी घी के प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा नहीं होता है गाय का देसी घी? तो गाय का शुद्ध देसी घी नहीं होता, गाय के दूध का देसी घी होता है। तो इस लाइन समझना होगा। बहुत बड़े विद्वान है, हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हो गया हो, लेकिन मैं इस पर नजरिए से डाल रहा हूँ। अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है, अगर सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर सुन लेंगे, क्योंकि अक्सर जब कोई बड़ा प्रोडक्ट लाता है, मार्केट में लाता है, वो देखता है कहाँ पे उसकी बात की क्या चर्चा चल रही है। अगर सुन रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को इसको सुधारें, इसको कर लें करेक्शन, तो अच्छी बात होगी, मेरी सलाह है। और जहाँ तक बात रही इसकी, मुझे उम्मीद है, जहाँ तक ये भी मुझे लगता है कि आयुष मंत्रालय जो रिपोर्ट मांगे, ट्रायल रिपोर्ट बाबा रामदेव देंगे, क्योंकि अभी तक की जो उन्होंने कहा है उनके ऊपर कई आरोप लगते गए हैं। कांग्रेस सरकार के समय में भी बाबा रामदेव पर आरोप लगता रहा कि दवाइयों में जानवरों की हड्डियां मिलाते हैं, ये सब चीज़ें आरोप लगती रही, लेकिन वो उससे बच गए, उनसे आरोपों से बच गए। अब इस तरीके से आयुष मंत्रालय रिपोर्ट मांगे, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू से इतना दबाव बना दिया गया सरकार के ऊपर कि सरकार को एक्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी, आपने किसके ऊपर किया है, उसके ऊपर क्या असर हुआ है। उसमें से कुछ लोगों को मिलवाइए भी, हमें उनको कुछ लोग दिखाइए कि इनके ऊपर इलाज हुआ है और ये अब सही हैं। तो ये सब चीज़ें प्रक्रिया होती है। शायद बाबा रामदेव को पता होगा, लेकिन वो पता नहीं किस हड़बड़ी में थे, और जिन्होंने आयुष मंत्रालय से परमिशन लेना, भारत सरकार से परमिशन लेने की अनुमति नहीं समझी। ऐसे क्या होता है कि मान लिया कोई पीएचडी का स्कॉलर है और वो कोई चीज़ रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद उसने कुछ चीज़ें बना ली, तो इसका मतलब ये नहीं उसने हेलीकॉप्टर बना लिया तो हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दे, और कोई मतलब नहीं। उसको आपको पेटेंट करवाना पड़ता है, उसको भारत सरकार से वो पेटेंट लेना होगा कि ये आविष्कार हो चुका है, सरकार को पता होगा कि हाँ भैया फलाना ने हेलीकॉप्टर बनाई है, तो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। अब उसको उड़ाने की परमिशन और उसकी प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। ये नहीं कि हमें पीएचडी करना कि तो हम बना देंगे, आप उड़ाने लगो, ऐसा नहीं होता है। तो वही बाबा रामदेव से था, आप अच्छा अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं तो कीजिए, लेकिन उसको एक पेटेंट कराने का तरीका होता है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि बाबा रामदेव की इस समय जो कंपनी है तकरीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है, उसके बावजूद इस तरीके की छोटी सी गलती उनसे कैसे हो जाती है ये भी समझने की जरूरत है। उनको लगा कि कहीं हो सकता है कि चूंकि आयुष मंत्रालय इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता, तो उनको लगा कि हो सकता है ना ध्यान दें और मार्केट में सेल होने लगे, लोगों की डिमांड इतनी बढ़ जाए, और फायदा तो होगा ही क्योंकि इनमें से कोई चीज़ मिली नहीं है जो नुकसान के लोगों को। तो ये सब चीज़ें सोच के उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रही होगी, तो जिसको लेकर के वो इस पर सोचते रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया का अगर आपको फायदा मिलता है, बाबा रामदेव ने अगर सोचा तो सोशल मीडिया के थ्रू उनकी मार्केटिंग अच्छी होगी, लोग उसको हाथों हाथ खरीद लेंगे, और जैसा मार्केट चल रहा है चूंकि उनके स्टोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है तो उनकी सेल होने लगेगी। लेकिन अगर ऐसे ही सेल हो जाती तो आपको एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, बाबा रामदेव ने कपड़ों में भी अपना हाथ डाला है। उनकी जो कंपनी है वो कपड़े ही बनाती है, पतंजलि की जीन्स टी शर्ट वगैरह भी आती है, खुद भले उसको नहीं पहनते हैं और ना उनके संस्थान में कोई अंदर पहनता हुआ नजर आता है, लेकिन वो उसको बेच रहे हैं। लेकिन वो उतना नहीं चलता मार्केट में, उतना नहीं बिक पाया। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी आप नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए। तो बाबा रामदेव ने सोचा कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू हमारी प्रचार हो जाती, इसको जब भी मीडिया वालों को दिखा देते हैं, क्योंकि दुनिया इस समय कोरोना की दवा खोज रही है, तो हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील होती है। क्योंकि जितने लोग मंच पे बैठे तो सारे लोग उसमें पार्टनर रहे होंगे, सभी लोगों का कुछ ना कुछ योगदान है, तो उसमें एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। लेकिन इस पर आयुष मंत्रालय ने जो रोक लगा दी, इसके बाद उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, प्रोडक्ट आती हैं या कोई दवाइयाँ आती हैं, कई मेडिसिन का मैंने और भी सुना। चलिए तो बाबा रामदेव की दवा हो गई, चलिए मान लेता हूँ। संजय कोरदे कह रहे हैं देसी घी और देसी गाय का घी दोनों में अंतर है। बिल्कुल सही बात है। तो देसी गाय का अंत नहीं, तो देसी गाय का शुद्ध देसी घी लिखा होता है। एक बार आप जाके बाबा रामदेव के पतंजलि के डब्बे पे देखिए उस पर क्या लिखा होता है, तब मुझसे उसके बाद में आप इसको फिर मुझे आप करेक्शन कीजिएगा। देसी गाय का शुद्ध घी हो सकता है, ये भी बताइए, ये भी लाइन गलत है। देसी गाय का शुद्ध देसी घी कैसे हो सकता है? देसी गाय का तो भी तो दूध होगा ना, तो आप दूध का घी बना सकते हैं, गाय का तो घी नहीं बना सकते हैं ना।
तो मैं संजय कोरदे जी आपसे कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो करेक्शन इस बात को मैंने कहना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ गाय का देसी घी है लिखा कि शुद्ध देसी गाय का घी लिखा हुआ है। मेरा आपत्ति ये है कि ना गाय का घी हो सकता है ना देसी गाय का घी हो सकता है, गाय के दूध का देसी घी हो सकता है। आम बोलचाल की भाषा में भले उसको बोलते हैं, लेकिन ये लाइन बिल्कुल भी गलत है और ये कहीं ब्रांडिंग करने के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपत्ति हो सकती है। क्योंकि गाय की दूध का देसी घी हो सकता है, चाहे वो देसी गाय रखिए आप, चाहे आप कोई भी गाय रख लीजिए, लेकिन उसकी दूध का ही घी बना सकते हैं, आप गाय का नहीं घी बना सकते हैं। तो इस पर मेरी आपत्ति है। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं गाय का घी कहना सही है, इससे लोग समझ जाते हैं कि ये गाय के दूध से ही बनता है। बिल्कुल सही बात है, मैं समझने की बात हरगिज नहीं कर रहा हूँ किस चीज़ से क्या चीज़ बनता है, समझ तो ये भी जाएंगे अगर उस पर केवल घी लिख दिया जाए। ये लिखने की जरूरत ही नहीं गाय के दूध से घी है, या लिख सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय काउज मिल्क, ये भी लिख सकते हैं। इस तरीके का आप जिक्र कर सकते हैं। तो समझने की अगर तक बात है तो ब्रांडिंग या फिल्में या कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ लिखी जाती है, किसी ब्रांडिंग की जाती है, तो उसमें आम चाल बोल भाषा को लेकर के उसमें उतना ही करेक्शन किया जाता है जो कोई इफेक्ट ना करे। अगर गाय का घी लिखना आम बोलचाल की भाषा में है, जैसे कि अगर मान लिया मैं आपको हिंदी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को हिंदी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रकांड विद्वान बैठे हैं, बड़े इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान रखना होगा, इस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई चीज़ें होती तो बात एकदम करेक्ट हो, गलत कहीं से ना हो। आप कहेंगे लोग समझ जाते हैं कि मैं कहता हूँ गाय का घी, तो बहुत चीज़ों से बहुत लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि आप ब्रांडिंग के नाम पे आप कुछ भी लिख दीजिए। तो समझने और समझाने का अंतर यह है कि आपको करेक्ट लिखना होगा। जैसे कि गाय को काट कर घास खिला दीजिए, कहने में सुनने में सभी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं अगर ब्रांडिंग करूं तो इस पर आप भी आपत्ति करेंगे, बहुत सारे लोग आपत्ति करेंगे। कहते हैं ना कि भैया जाओ गाय को काट कर घास खिला दो, तो इसका मतलब नहीं है गाय को काट कर घास खिलाना है। तो ये आपत्तिजनक शब्द है। तो ये पतंजलि की जो टैग लाइन है इसमें करेक्शन की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं हिंदी की गलती है। अगर सुन रहे हैं तो उसको सही भी करें, मैं इस पर पॉइंट आउट करूंगा और मैं इस पर कहीं भी किसी मंच पर चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। क्योंकि गाय का घी कहना लोगों की बोलचाल की भाषा में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर लेना ब्रांडिंग के नाम पे जिसका गलत मैटर बनने की मतलब निकले। अगर आप गाय की देसी घी का लिखेंगे, गाय का बना देसी घी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें दूध का जिक्र नहीं आएगा। तो विदेशी में कंपनियों में जब वो ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें कहीं भी मिल्क नहीं आएगा, तो इसको समझने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के चर्चा ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आज जब ये बात आई तो मैं वो हड़बड़ी को बता रहा हूँ कि किसी हड़बड़ी को लेकर के किस तरीके से कोई चीज़ प्रेजेंट कर दी जाती है, उसको समझने की जरूरत है। तो मेरा बाबा रामदेव से कोई शिकायत नहीं है, मैं बाबा रामदेव के जितने प्रोडक्ट आते हैं मैं उनको देख रहा हूँ, उनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है और अच्छा फायदा भी कर रहा है लोगों को। उनकी कई चीज़ें बहुत फायदा कर रही है, जैसे कि चाहे वो एलोवेरा जूस हो, चाहे उनका टूथपेस्ट हो, चाहे उनके आटा हो, चाहे उनके चावल वगैरह, जब कई प्रोडक्ट्स उनके ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग की, उसकी ब्रांडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ रही है और लोग खरीद रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। तो हमारा खबर एक्सक्लूसिव का मकसद ये नहीं कि हम बाबा रामदेव को टारगेट करने उन्होंने गलती कर दी, नहीं ना, हम उनकी इस दवा पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी हड़बड़ी किस बात की थी, इसका भी जवाब देना पड़ेगा ना रामदेव को। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस आपने कर लिया तो आपने तो बड़े अच्छे से लॉन्चिंग कर दी, आपने कहा कि ये आज विस्फोट किया, एक बड़ा विस्फोट किया कोरोना के इलाज को लेकर के, सोमवार को एक बड़ा विस्फोट करेंगे और आपके लिए ई कमर्शियल वेबसाइट लेके आ जाएंगे। तो आप जिस उत्साह से इस बात को बताते हैं, तो जब आपने गलती की है तो आप आगे इसको बताइए कि आपसे कहाँ से गलती चूक हो गई कि आपने आयुष मंत्रालय से परमिशन लेना भी मुनासिब नहीं समझा। इसको भी जरूरत है, इसको मानना पड़ेगा और इसको कहीं ना कहीं उनको जा करके ये सामने आकर के बाइट बयान देनी पड़ेगी। चूंकि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन पड़ी है, अगर आपको वो गाइडलाइन देखनी है तो आप ट्विटर पे जाके आयुष मंत्रालय की साइट देख सकते हैं, ट्वीट देख सकते हैं। आइडियली आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे भी जा करके ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भी बाबा रामदेव की इस प्रोडक्ट का अभी प्रचार करेगा या मार्केटिंग करने की कोशिश करेगा उसके पास सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब ये भारत सरकार की ओर से प्रमाणित नहीं है। तो इस तरीके से रोक लगा दिया है, कहीं ना कहीं उनको कुछ कॉन्फिडेंस रहा होगा। अब वो क्या कॉन्फिडेंस था, वो बाबा रामदेव जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जब तक कुछ जो बताएंगे नहीं, तब तक बात सामने नहीं आएगा। तो अब देखते हैं कि जितने उत्साह के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्चिंग की थी, क्या उतने उत्साह के साथ ये भी बताया जाएगा कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ी गहन बात एक और है कि इन्होंने मीडिया को बुलाया नहीं था, वहाँ पे मीडिया वहाँ पे थी नहीं, तो उनसे सवाल नहीं, तो मीडिया होती है सवाल पूछती कि आपने जो रिसर्च किया, आप जो करें 18 से 65 साल में आपने रिसर्च किया है, तो उसमें नंबर्स ऑफ पीपल्स कितने हैं, कितने आदमी थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे, किनके ऊपर आपने ट्रायल किया, वो नंबर्स आपने बताना चाहिए था।
वो संख्या बताने की जरूरत थी। इसीलिए हमारे चैनल पे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस काटा था, आपको दिखाया लिया, हम गंभीरता से उसको सुनते हैं ताकि उसमें से कोई बात निकाल सकें। वो बात होती है पकड़ने की, इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें लोग सुनी जाती है, ध्यान सुनना पड़ता है। हमने सुन लिया कोरोना की दवाई, कोरोना की दवा आई, तो वही बात होती है जैसे कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो आप कौवा देखने लगते हैं, कान नहीं देखते हैं, तो वही बात है। तो अब यहाँ ने कहा कोरोना की दवा आ गई, तो आपको कोरोना की दवा दिखने लगी, आपने सोचा कि फटाफट ले लें, हम कोरोना से फ्री हो जाएंगे, कोरोना से हम सुरक्षित रहने लगेंगे। तो आपको ये नहीं सोचने की जरूरत पड़ी कि अच्छा कोरोना की दवा आ गई है तो इस पर कैसे हो सकता है। वो तो भला मानिए जो लोग रामदेव का थोड़ा विरोध करते हैं उन लोगों ने इसको लेकर सोशल मीडिया सभी लोगों ने शुरू कर दिया, ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी कि ऐसे इलाज कैसे होता है, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, इस तरह की बातें शुरू कर दी। उसके बाद से उस पर लेकर चर्चा होने लगी। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं राजनाथ सिंह की रसिया यात्रा पर प्रकाश डालिए। देखिए चीन और भारत के संबंधों को लेकर के जो कही जा रही है उस पर हम एक बार आखिर में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसमें कई चीज़ें मोटा मोटी बातें हैं कि कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि कई बार बयानों का अदला बदली दिख रहा है, कभी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है 19 जून को कि हमारे सरहद में चीनी सेना घुसी नहीं और एक भी इंच हमारे जमीन को लेकर नहीं कब्जा कर रखी है। 20 जून को रक्षा मंत्रालय जो विदेश मंत्रालय तो कहता है नहीं ऐसा हुआ, अटैक हुआ है और हमारे सरहद में घुस कर आए थे। तो ये बात होती है। जैसे आज अभी ये खबर कही गई है, कुछ दिन पहले भी ये खबर कही थी कि अमेरिका के डर से, अमेरिका की वीडियो क्लिप देखते ही चीनी सेना 2 मीटर पीछे हट गई बॉर्डर से। आज फिर एक खबर आई, कल कोर कमांडर्स की बैठक हुई थी, उसके बाद में चीनी सेना पीछे हट गई है। अब उसके बाद ये बात कीजिए, अब कूटनीतिक स्तर पर घेरने की तैयारी है। देखिए भैया, अगर आप अपने यहाँ 26 जनवरी पे किसी राष्ट्र के नेता को बुलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके विरोधी को उसके साथ मिलकर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो विक्ट्री डे है, मास्को में विक्ट्री डे है। नाजी जर्मन पर सोवियत रूस की जीत की 75वीं साल हुई थी, उसके विजय दिवस पे वो लोग बुलाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को बुलाते हैं। उसमें से हमारे देश से राजनाथ सिंह गए हैं। तो वहाँ बातचीत होती, वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि रशिया से ऐसा करते हैं कि हम चाइना को घेर लेते हैं, चाइना को मार देते हैं। तो ये सब चर्चाएं, ये सब खाली मीडिया को इसलिए बताई जाती है क्योंकि उनका फोकस कुछ और होता है। इस समय सरकार अगर कुछ चीज कह भी देगी ना तो उसको भी चीन के हमले को लेकर जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि अब अगर कहीं अटैक होता है, कहीं सीमा पर कोई चीज बहस होती है, कुछ चीजें होती है, तो वहां पर जनरल सी बात है कि आर्मी चीफ का दौरा होगा, वायुसेना प्रमुख भी जाएगा, अगर उसका उनके सैनिक अगर कुछ भी घायल होते हैं तो ये चीजें दौरे पे जा रहे हैं। ठीक है, युद्ध का माहौल है तो उनका अलर्ट होना जरूरी है। तो इसको इतना हवा तरीके से दिखाना कि आज आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे जाएंगे लद्दाख दौरे पर, चीन की सिट्टी पिट्टी हो जाएगी गुम, इस तरीके की बातें करना क्या उनके देश में नहीं हो रहा होगा? आप उनके देश की खबर तो नहीं दिखाते हैं, उनको आप खबरें ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी सेना पूरे बॉर्डर पर अलर्ट हो गई थी, बॉर्डर पर खड़ी थी, तो वो खबरें आप नहीं दिखा रहे हैं। उनके यहाँ क्या आर्मी चीफ नहीं होता, उनकी चीजें नहीं होती हैं। एक तरफा इसलिए दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के आपको ये बताया जा रहा है कि समझिए कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार इतना कर रही है, अच्छा बातचीत भी कर रही है, समझौता भी हो रहा है, राजीनामा भी होगा कि चीन दोनों देश अपने अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाएंगे। और दूसरी तरफ अभी भी भारत सरकार मास्को में जाकर के चीन को घेरे कूटनीतिक स्तर पर, और वहां पर विदेश मंत्री जो हमारे वो आज बात किया देशों से, विदेश मंत्रियों से, उनके साथ में मिलकर के चीन को कूटनीतिक स्तर पर घेरा जा रहा है। मतलब जिस भी चर्चा में अगर सही देश शामिल होंगे, 10 देश शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें भारत गया है तो वहां जाकर के चीन का मुद्दा ही उठाया जाएगा और इसी पे बाकी 9 देश भारत का साथ देने के लिए आ जाएंगे। मतलब बाकी देशों की कोई समस्या नहीं, वहां पे चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें आपको जो मीडिया में दिखाई जाती है, बड़े बड़े चैनल पे दिखाई जाती है, उन्हीं तक रहने दीजिए, उसको समझिए। आपको खुश होना है तो जाइए अपने घर में, चाइनीज लाइटें पड़ी होंगी, चाइनीज लड़ियां पड़ी होंगी, वो जला दीजिए और खुश हो लीजिए चाइना के बहिष्कार से। तो वो चाइना का बहिष्कार करना और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आपको डाइवर्ट करने का तरीका है। तो दोस्तों मैं ये चाहता नहीं हूं कि इस तरीके से चाहे रामदेव पर सवाल उठाना हो, चाहे सरकार पर सवाल उठाना हो, मैं सवाल उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन सवाल जो मेरे जहन में आते हैं, जो मेरे दिमाग में आते हैं, उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी सरकार को। सरकार क्लियर कर दे कि भाई आखिर अगर इस तरीके से माहौल चल रहा है, मैं विपक्ष को भी नहीं छोड़ता, मैं विपक्ष को भी नहीं छोड़ता क्योंकि वो भी सत्ता में रह चुके हैं। उनके समय में जब 26/11 का अटैक हुआ था तो उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने उस समय क्या किया था? कुछ नहीं किया था, लगातार 5-6 साल तक बैठा करके अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते रहे, आखिर में फांसी करवाना पड़ा, चुनावी माहौल के तौर पर उनको फांसी भी हो गई, उसमें भी सवाल उठते रहे। तो ये सब चीजें कहना, आरोप लगाना, जो इस तरीके से आज वो सवाल पूछ रहे हैं, एक समय बीजेपी पूछ रही थी, जब उससे पहले 2013 वगैरह में जब चीन ने ऐसे ही घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तब बीजेपी के रविशंकर प्रसाद भी तब पूछ रहे, जो आज के कानून मंत्री हैं, लेकिन अब वो इसका जवाब देना और कह रहे हैं कि चाइना
कांग्रेस की ओर से इस तरीके से ट्वीट करना कि क्या चीन के पास हमारे जमीन का कब्जा नहीं है, क्या ये सब सवाल पूछना गलत नहीं है? तो इन्होंने ही पूछा था, ऐसा नहीं है, विपक्ष का काम ही होता है। लेकिन सवाल विपक्ष कब अच्छी होगी, विपक्ष कब इस तरीके से होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मोदी सरकार के समय विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की गई है, खत्म ही हो गई एक तरीके से। लेकिन फिर भी सवाल उठाना, अच्छे सवाल उठाइए, लाजिम सवाल उठाइए। लेकिन आप करते हैं, अब मनमोहन सिंह ने भी एक्टिव है, मनमोहन सिंह ने भी पूछ कह दिया कि मोदी जी सोच समझ कर बोला करें। उधर आज फिर बयान आया मनमोहन सिंह का, उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पे सरकार फेल साबित हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो माहौल है, पूरा पूरा जो राजनीतिक तरीका से सियासत की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जीत है। जीतने के बाद में आप सफाई देने लगते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आपकी पूरी टेलीकास्टिंग होती है, और जब हार रहे होते हैं, आप विपक्ष में बैठे होते हैं, तो आपको हर चीज़ में कमी नजर आती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सरकार और विपक्ष के आपस में घेराबंदी एक दूसरे की चलती रहती है। दोस्तों, मैं इसलिए इस पर चर्चा लगातार करता रहा हूँ। बाबा रामदेव की हड़बड़ी क्या थी, और चाइना सामान का बहिष्कार कर देना, चाइना को चोट लगाना, लेकिन जो भी चीज़ें हम चाइना के नुकसान की खबरें देख रहे हैं, उसमें चाइना की तरफ से कोई बयान नहीं आता। जैसे कि अब आज एक खबर ये आई कि चाइना की तरफ से 40 सैनिक मारे गए हैं, चाइना के सभी 40 सैनिक मारे गए हैं। शाम तक की ट्वीट आता है चाइना की विदेश मंत्रालय, चीनी विदेश मंत्रालय का, कि ये खबर गलत है, ये झूठी खबर फैलाई जा रही है, हमारा कोई भी सैनिक नहीं मरा है। चीन की तरफ से, भारत की तरफ से खबर आती है कि हमारे जमीन पर कब्जा नहीं किया है। चीन के विदेश मंत्रालय से ट्वीट आता है कि हमारा गलवान घाटी हमारा है। तो इन सब चीज़ों को, सवालों का जवाब देने से सरकार बच रही है, कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे रही है। अब रसिया गए हैं, जरिए लॉकडाउन के बाद में पहला विदेशी दौरा जाने वाले हमारे जो नेता बने, और राजनाथ सिंह बने, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है उसमें। तो राजनाथ सिंह मॉस्को गए, लेकिन वो एक देश की विजय दिवस का सेलिब्रेशन है, समारोह है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया जाता है। जैसे 26 जनवरी में हम लोग बुलाते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपने यहाँ बुलाते हैं, जिसमें भारत चूंकि सशक्त देश है, मजबूत देश है, ऐसे कमतर मत आके हम बहुत मजबूत देशों में हैं, हमें किसी बहुत ज़्यादा मजबूत मदद की जरूरत नहीं है। रसिया हुआ, अमेरिका हुआ, रसिया इसलिए हमें ज़्यादा हमारी खिदमत करता है कि हम रसिया से हथियार खरीदते हैं, और रसिया का मेन बिजनेस जो है वो हथियारों का ही होता है, हथियार बेचने का काम होता है। आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, रसियन माफिया, रसिया ड्रग माफिया, ड्रग्स वगैरह ये है। भारत और रसिया का संबंध बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे यहाँ के सुपरस्टार राज कपूर के फैन फॉलोइंग रसिया में बहुत ज़्यादा है। रसियन का काफ़ी लोग राज कपूर को बहुत कुछ मानते हैं, और राज कपूर को बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, उनकी फिल्में वहाँ आज भी देखी जाती है। तो भारत और रसिया के बीच में बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छी दोस्ती, उसको बीच में सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि और अच्छी दोस्ती हो जाए। कुछ चीज़ें जैसे हवाई मार्ग से अब हमारे पास में भी कल पुर्जाएं लेंगे, इन सब चीज़ों पर बातचीत चल रही है, लगातार बात हो रही है। अभी इस चीज़ की बात करना इसलिए जायज़ नहीं है, क्योंकि इस समय आप जो भी कहेंगे, जो भी चीज़ सरकार कदम उठाएगी, वो कहीं ना कहीं से इसको, आपको जो बड़ी बड़ी मीडिया वो आपको इससे जोड़ देगी कि चाइना से बदला लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को पड़ेगा थप्पड़, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को कराएंगे बेइज्जती, अरे कर देंगे बेनकाब, पर्दाफाश। अरे भैया, आप आज तक के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को तो बेनकाब कर नहीं पाए। आपने पाकिस्तान के सैनिक भी मारे, जब उनके हमले उन्होंने घुसपैठ किया, तब भी पाकिस्तान ये नहीं मानने तैयार हो कि उसके सैनिक थे, और उनको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ भी इज्जत कर पाए, कहाँ जलील कर पाए। सिर्फ भारतीय मीडिया आप सुन लीजिए, कहीं तरीके से जलील नहीं होता है। तो ये सिर्फ खाली आपको खबरें बताई जाती, लोगों के अंदर, उनके अंदर, जैसे बाबा रामदेव चाहते थे ना कि उनका प्रोडक्ट इस तरीके से बिके कि उसमें स्वदेशी की चाशनी डुबो दी गई, तो आप खरीदिए, क्योंकि ये देश का है, ये देश का नमक। जैसे टाटा आपको नमक बेचता तो बोलता है देश का नमक, तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है। तो उसी तरीके से आपको ये फीलिंग दी जाती है कि भारत ने बात की, अंतर्राष्ट्रीय जलील गई, तो अब एक बूस्टअप आती है। तो इस बूस्टअप को लेकर मत चलिए। तो दोस्तों, आज का लाइव सेशन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोग जुड़े और काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिएक्शन रहा। उम्मीद करते हैं आप लोग फिर जुड़ेंगे, और इस मुद्दे में हम बात करेंगे जब तक रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनकी गलती कहाँ होगी, उन्होंने कोरोना को आयुष मंत्रालय से बात करना क्यों नहीं मुनासिब समझा। और भारत चीन मुद्दे पर जो भी आपको टीवी चैनल पर दिखाया जाता है वो कि मन बहलाने के लिए है, उससे खुश होते रहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। वहाँ पे न चीन से भारत लड़ने के मूड में है, न चीन भारत से लड़ने के मूड में है। दोनों के बीच बातचीत हो गई, कुछ दिनों का आपका चल रहा है चीज़ें, वो चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, दोनों देश अपने अपने बॉर्डर पर वापस चले जाएंगे। आज खबर आ भी गई, और धीरे धीरे वो चीज़ें और भी चीज़ें अपडेट होंगी। तो और किसी मुद्दे पर अगर आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं, उस मुद्दे को मेरे साथ शेयर कीजिए, और जल्द ही हम एक और नई सीरीज लाने वाले हैं आपके लिए। जैसे बाबा रामदेव आपके लिए आयुर्वेदा की ओर लौट के ले जाते हैं, तो हम आपको इतिहास की ओर लेकर चलेंगे, और उन इतिहास से आपको वो चीज़ें लेकर आएंगे, वो रिसर्च लेकर आएंगे, जिससे आपको आश्चर्य होगा कि ये भी चीज़ें होती थी। क्योंकि ये चीज़ें जो पहले थी, आज उन्हीं पर रिसर्च होकर के बहुत चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो पुष्पक विमान से एरोप्लेन बनने का कॉन्सेप्ट हो, और चाहे आज ब्रह्मास्त्र से वो परमाणु बम बनने का अस्त्र हो। तो ये सारी चीज़ें इतिहास से ही हैं, हमारे पौराणिक इतिहासों से आई हैं। तो उन पर भी हम चर्चा करके जल्दी एक सीरीज लाने वाले, उस पर भी आप जुड़िएगा।
तो आपको ये लाइव कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगे तो बुरा ही बताइएगा। ऐसा हमें कोई आपत्ति नहीं, हम मोदी सरकार नहीं है कि आप वहीं बुराई करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो आप वहीं बुराई भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो अच्छा ही बताइए, और अच्छा लग रहा हो तो हमारे पेज को लाइक भी कीजिए, और रोजाना रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये लाइव सेशन हम यूट्यूब पर भी डालते हैं, तो आप हमारे लाइव सेशन को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे चैनल को खबर एक्सक्लूसिव नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको, हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइएगा, और हमें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बहुत जल्दी हमारा परिवार 15,000 को भी पार कर जाएगा, और ये जल्दी उम्मीद है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर बताइए कि इस मुद्दे पर सीधी बात सौरभ के साथ में, हर मुद्दे पे सीधी बात होती है, किसी से डरे हुए और किसी से बिना किसी की चापलूसी किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, अब कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ रात 8 बजे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोरोना को हराने के जुगाड़ बनाते रहिए, और रामदेव की दवा सफल हो इसकी भी कामना के साथ शुभ रात्रि।